अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थिंग्स फॉल अपार्ट के चैप्टर 2 पर बात करेंगे। चैप्टर 2 हमें डिप करता है इनटू द पास्ट ऑफ ओकोनको। हमें पता चलता है कि ओकोनको, जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, कि वो इतना एक रिच फार्मर है और एक बहुत ही फेमस रेसलर बन गया है। तो चैप्टर 2 में हमें पता चलेगा कि आखिर ओकोनको ने क्या क्या चीज़ें फेस की, कौन सी उसने एंडेवर्स की, कौन सी हार्ड वर्किंग की, कौन सी एफर्ट्स की, जिसकी वजह से वो इतना रिच फार्मर बन गया और इसके अलावा वो इतना ग्रेट रेसलर बन गया और उसने इतने ग्रेट रेसलर अमेलन द कैट को भी मीट कर दिया। आखिर क्या वजूहत थी, किस तरह से उसने अपने आप को राइज किया, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में चैप्टर 2 की समरी के साथ। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। ओकोनको डिड नॉट इनहेरिट एनीथिंग विद विच ही कुड स्टार्ट हिज लाइफ। ओकोनको के पास कुछ भी नहीं बचा था जब उसका बाप मरा, यानी उसको विरसे में कुछ भी नहीं मिला था कि वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सके, अपनी लाइफ को प्रॉस्परस बना सके। ठीक है, यूनोका जब मरा तो उसके पास कुछ भी नहीं था, विद द एक्सेप्शन ऑफ डेब्ट्स। ओकोनको के लिए सारे कर्जे ओकोनको के लिए बच गए थे विरसे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसके साथ ही जब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है तो एक सीन ओपन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि यूनोका पेज अ विजिट टू द प्रीस्टेस ऑफ अकबाला। अकबाला कहते हैं जी गॉड को, गॉड ऑफ ओरेकल और हिल्स। आप कह सकते हैं कि ये अकबाला जो है इज़ द ओरेकल ऑफ हिल्स एंड केव्स, और अकबाला इज़ द गॉड ऑफ हिल्स एंड द केव्स। तो अकबाला के प्रीस्टेस के पास यूनोका जाता है और उससे पूछता है कि आखिर मेरी जो फसल है वो क्यों हर साल फेल हो जाती है, डिस्पाइट ऑल द ऑफरिंग्स ही गिव्स टू द गॉड्स। वो कहता है कि मैं हर साल हार्वेस्टिंग से पहले एक कॉक सेक्रीफाइस करता हूँ एनी के लिए। एनी है जी ऑनर ऑफ ऑल लैंड, और एक कॉक मैं करता हूँ गॉड ऑफ यम्स के लिए। तो फिर भी मेरी ऑफरिंग से के बावजूद मेरी फसल क्यों अच्छी नहीं होती। तो प्रीस्टेस क्राइड आउट। प्रीस्टेस उसको कहती है ही हैड ऑफेंडेड नीदर गॉड्स नॉर हिज फादर्स, ही इज जस्ट लेजी। प्रीस्टेस उस पे क्राई आउट करती है, वो कहती है कि तुमने अपने फादर्स को या फिर अपने गॉड्स को ऑफेंड नहीं किया, ना ही तुमने उनको एंग्री किया है अपने साथ, बल्कि तुम एक लेजी पर्सन हो। वो कहती है कि तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम आइडल हो। तो इससे हमें पता चला कि यूनोका वॉज इल फेटेड फॉर द वीकनेस एंड आइडलनेस ऑफ हिज ओन। यानी अगर यूनोका एक अनलकी मैन था, अगर उसकी फसल फेल हो जाती थी, उसकी क्रॉपिंग अच्छी नहीं होती थी और ये उसकी मिजरेबल फेट थी, या उसका इल फेट होना या उसका मिजरेबल फेट होना, इसके पीछे उसकी कोई और रीज़न नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी आइडलनेस और अपनी वीकनेस थी, उसका लेजी होना, उसका केयर फ्री होना और उस पर उसका घर बैठे रहना, आइडलनेस शो करना और कोई काम ना करना। प्रीस्टेस उसको कहती है कि तुम सिर्फ घर बैठकर आराम करते हो, सिर्फ इंजॉयमेंट करते हो अपनी, और कोई काम नहीं करते। अदरवाइज जिस फार्म में तुम क्रॉपिंग करते हो उस फार्म में दूसरे विलेजेस भी करते हैं, उनकी क्रॉपिंग तो अच्छी हो जाती है, तुम्हारी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम आइडल हो, तुम वीक हो और तुम काम करना पसंद नहीं करते हो। इसके बरक्स अगर देखा जाए ओकोनको, ही वॉज क्वाइट हार्ड वर्किंग मैन, ही वॉज डूइंग हिज जॉब्स विद पोटेंशियल, विद एनर्जी, विद एंथुसियाज्म। तो वो यूनोका जो था वो अपने बाप के बिल्कुल उलट बनना पसंद करता था, यानी उसको वीकनेस पसंद ही नहीं थी। In the long run, Yunoka died of the swelling, which in those days was an abomination to the earth goddess. फिर हमें पता चलता है कि जब बहुत अरसे बाद यूनोका मर जाता है तो वो स्वेलिंग उसको हो जाती है और उस स्वेलिंग की वजह से वो मरता है। और स्वेलिंग का किसी भी इंसान को होना उन दिनों समझा जाता था साइन ऑफ एबोमिनेशन टू द अर्थ गॉडेस, यानी अच्छा नहीं समझा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जब यूनोका मरा, व्हेन यूनोका वाज अलाइव, ही वाज अ फेलियर, ही वाज एन अनसक्सेसफुल मैन, ही वाज क्वाइट लेजी, और उसने कोई भी टाइटल भी विन नहीं किया था। इवन वो अपनी फैमिली को भी फीड नहीं करा पाया था, और इतने कर्जों को बोझ बनाकर ओकोनको के लिए मरा था।
वो एक फेलियर था एंड डेड एज एन एबोमिनेटेड पर्सन, और जब वो मरा तो वो एज एन एबोमिनेटेड पर्सन मरा। तो ओकोंको इस चीज़ से नफरत करता था कि मेरा बाप इतना अनसक्सेसफुल मैन है, क्योंकि वो वीकनेस को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ओकोंको कहता था द ओनली थिंग दैट इज़ द बेस्ट इज़ द स्ट्रेंथ, और वीकनेस को वो शो करना पसंद नहीं करता था। ओकोंको realizing the futility of relying on his father turns to a great man named Wakibai of their village for yam seeds to start his own farm। क्योंकि यूनोका तो मर गया स्वेलिंग की वजह से, और जिसे एज अ साइन ऑफ एबोमिनेशन कहा गया, और यूनोका डेड एज एन एबोमिनेटेड मैन, एज एन एबोमिनेटेड पर्सन, जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉपर बरियल भी नहीं दिया गया और उसे एक फॉरेस्ट में गिरा दिया गया, फेंक दिया गया। और यही आइबो कल्चर था कि जिसको इस तरह की डिजीज़ हो जाती उसको जस्ट बरियल नहीं देते थे और उसको फॉरेस्ट में गिरा देते थे। अच्छा जी, जब ओकोंको ने अपने बाप को, जब वो जिंदा था, उसको देखा कि मेरा बाप तो इतना लेज़ी पर्सन है, इतना केयर फ्री पर्सन है, और वो हार्ड वर्क भी करना पसंद नहीं करता, तो उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अपने बाप पर रिलाई करना दैट इज़ अ फ्यूटाइल, ये एक बेवकूफ़ी है कि मैं अपने बाप पर रिलाई करूं और मैं उस जैसा ही कमज़ोर मैन बनूं। नहीं, उसने कहा कि मैं एक बहादुर बनूंगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगा और अपनी वर्थ को खुद प्रूव करूंगा, और उसने ऐसा ही किया। जब उसने ये रियलाइज़ किया तो ओकोंको टर्न्स टू अ ग्रेट मैन नेम्ड वाकीबाई। तो विलेज यूमोफिया का एक बहुत ही ग्रेट मैन था जिसका नाम वाकीबाई था। उसके पास ओकोंको गया, उसे कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अपनी सारी मुश्किलात बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे कुछ याम सीड्स दे दो ताकि मैं अपना फार्म खुद बना सकूं। अब यहाँ पर एक ट्रैजिक फैक्ट है ओकोंको के बारे में कि ओकोंको तो एक लोफर का बेटा था, एक ऐसे आदमी का बेटा था जो कि कंटेम्प्टेबल लाइफ गुजारता था और जो कि शेमफुल डेथ के साथ मरा। तो ओकोंको वाज possessed by the fear of his father's contemptible life and shameful death। वो इसी खौफ में रहता था कि कहीं वाकीबाई मुझे ये सोच कर इनकार न कर दे कि मैं एक कंटेम्प्टेबल लाइफ गुजारने वाले आदमी का बेटा हूँ और उस आदमी का बेटा हूँ जिसे ईवल फॉरेस्ट में गिरा दिया गया है और जो एबोमिनेटेड डेथ लेकर मरा। तो ये डर उसको हमेशा रहता था। लेकिन चूंकि ओकोंको हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ एज अ रेसलर, इसका मतलब ये है कि 18 साल की उम्र में जो उसने मैलस द कैट को कंकर किया था, बीट किया था, उसने एज अ रेसलर अपनी वर्थ को प्रूव किया था। दैट्स वाई ही वॉज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस। ही वॉज वेल नोन एज अ रेसलर, एज अ ग्रेट रेसलर, एज अ फेमस रेसलर। वो फेमस रेसलर तो बन गया था, लेकिन ही इज स्टिल अ यंग मैन हु मस्ट बिल्ड अ लाइफ and fight against the assumption that he will be lazy like his father। अब वो ये सोचता था कि कहीं मैं भी अपने बाप की तरह लेजी ना बन जाऊं। उसने इस assumption के अगेंस्ट फाइट करना था। इसी वजह से उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की और उसने अपना एंथुसियाज्म शो किया। उसने अपनी जो वर्क प्रूव की थी उसको वाकीबाई के सामने रखा कि मैं काम करूँगा, तो मुझे प्लीज़ कुछ याम सीड्स दे दो ताकि मैं अपना फार्म खुद बना सकूं। वाकीबाई ट्रस्ट हिम, वाकीबाई उस पर ट्रस्ट करता है। क्यों ट्रस्ट करता है? वो तो एक लोफर का बेटा था और एक ऐसे आदमी का बेटा था जिसने कोई टाइटल विन नहीं किया था, जिसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी और जिसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी सोसाइटी के अंदर। फिर उसने वाकीबाई ने ओकोंको के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि एक तो उसने एज अ रेसलर अपने आप को प्रूव किया, दूसरा उसका एंथुसियाज्म, उसकी एनर्जी, उसका पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से वो कहता था कि मैं काम करूँगा, तो इसी वजह से वाकीबाई ने उस पर ट्रस्ट किया। दूसरी वजह यह भी है कि ओकोंको वाज जज्ड अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्थ ऑफ हिज फादर। यानी ओकोंको की वर्थ क्या थी वो उसने खुद से प्रूव की, इसी वजह से वो अपनी वर्थ की वजह से जज किया जाता था, ना कि अपने
बाप की वर्थ की वजह से जज किया जाता था। दैट्स वाई वाकी बाई ट्रस्ट ही। खैर वो ट्रस्ट कर लेता है और उसे 800 याम सीड्स दे देता है। उन याम सीड्स को लेकर वो चला जाता है ओकोन को, और अब वो फार्म जो है वो बनाएगा, याम सीड्स ग्रो करेगा और अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर्स को फीड कराएगा, यानी उनको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। ओकोनको's first year of harvesting turns out to be the worst in living memory। क्या हुआ कि पहले साल जब ओकोनको ने हार्वेस्टिंग की तो उस साल बारिशें इतनी कम हुई और स्कैंटी वाटर की वजह से जो याम्स थे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए और क्रॉप अच्छी ना हो सकी। ये थी आयरनी ऑफ फेट, ओकोनको की फेट की आयरनी है ये। लेकिन फिर भी ओकोनको ने he did not lose heart, उसने हौसला नहीं छोड़ा। फिर भी उसने कहा कि चलो सेकंड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और पहले साल उसने जो ग्रो किए थे याम सीड्स ग्रो किए थे वो उसके पास खुद से जो पहले से मौजूद थे थोड़े बहुत वो थे। अभी उसके पास 800 याम सीड्स मौजूद थे जो कि वाकी भाई ने उसको दिए थे। तो उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट की और उसने सोचा कि दोबारा से कोशिश कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ जी, जब उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट की, पहले तो था कि स्कैंटी रेन थी और जो सन था दैट ब्लेज्ड सो फियर्सली दैट स्कॉर्च्ड दैट डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स ऑल द याम्स। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई एंड देयर वॉज वाटर इन द बांस वर फुल ऑफ वाटर ऑफ रेन। तो जो बांस थी वो बारिश के पानी से भर गई और याम्स सब फिर से तबाह हो गए। अब की बार भी ओकोनको के पास कुछ ना रहा और इस कदर अटर डिजेक्शन के अंदर एक आदमी tied his cloth to a tree branch and hanged himself। इस कदर अटर डिजेक्शन में एक आदमी ने अपने आप को एक ट्री के साथ बांधा और अपने आप को किल कर लिया, हैंग कर लिया। In spite of all that, ओकोनको remained a fierce fighter। ओकोनको जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत एनर्जी वाला आदमी था, वो बहुत पोटेंशियल वाला आदमी था, सेल्फ मेड पर्सनालिटी है, जो स्ट्रगलिंग मैन है, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिन्ड है और अपने काम को बहुत मोहब्बत के साथ करना पसंद करता है। उसने क्या किया, ही रिमेन्ड अ फियर्स फाइटर। वो हालात के साथ लड़ता रहा, इस कदर डिफिकल्ट प्रेडिकामेंट के साथ वो फाइट करता रहा। और उसकी एक कोटेशन है, वो कहता है कि सिंस आई सर्वाइव्ड दैट ईयर आई शैल सर्वाइव एनीथिंग। कि अगर इस साल में बच गया तो मैं हर सिचुएशन से बच सकता हूँ। ये प्राइड से वो कहता है, ये साल अगर मैं इस बुरी सिचुएशन से बच गया ना तो मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। ये बात उसने कही। अब मैं आपको यहाँ पर तो एंड हो जाता है चैप्टर 2 का, लेकिन ओकोनको के करैक्टर के बारे में मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा नोट बताना चाहती हूँ। ओकोनको बिलीव्स दैट अफेक्शन शोज वीकनेस। ओकोनको को लगता था कि किसी के साथ अफेक्शन को शो करना, किसी को लव एक्सप्रेस करना, ये साइन है वीकनेस का। सो ही डजंट शो इमोशन ओपनली नॉट इवन टू हिज फैमिली। इसी वजह से वो कोई भी खुशी का इजहार नहीं कर पाता था, किसी भी तरह के खुशी के जो लम्हात थे उनको चेरिश नहीं करता था। उसको बस जिस चीज़ को वो एक्सप्रेस करता था वो उसका एंगर होता था। द ओनली इमोशन ही शोज इज एंगर विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन बीटिंग हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। यानी एक ही इमोशन को वो शो करता था, वो उसका गुस्सा होता था। और उसका गुस्सा कहाँ पे अब शो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें पता चलेगा, जब वो अपनी वाइफ को बीट करेगा, अपने बच्चों को बीट करेगा, जब वो कुछ गलत करेंगे। और सेकंड बात, द ओनली थिंग वर्थ डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉर ओकोनको वाज स्ट्रेंथ।
और वो स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता था। वो कहता था कि इंसान को स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। वीकनेस को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो जी व्यूअर्स, चैप्टर 3 की समरी से भी अगर आपको थ्रू होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 3 का जो लिंक शेयर किया गया है उस पर जल्दी से करें क्लिक और अपनी रीडिंग को बनाइए ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। So viewers, if you like my video, please subscribe my channel and hit the bell icon so you may have all the informative lectures. Thank you.